केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जिसने अव्वल तो भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाया और उसके बाद मंदिर के मैनेजमेंट से लेकर सूबे की राजनीति तक पे कई सवाल खड़े कर दिए। जिस मंदिर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु सिर झुकाते हैं, जिस मंदिर के दरवाजे और गर्भगृह की दीवारों और खंभों को स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं, उन्हीं से अब सोना चोरी कर लिया गया। थोड़ा बहुत नहीं, करीब 4.5 किलो। किसने ये सोना चोरी किया, इसे कैसे चोरी किया गया कि आम लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी, कैसे इस चोरी का खुलासा हुआ और कैसे इस चोरी के तार सोनिया गांधी तक से जोड़े गए, इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे मंदिर के सोना चोरी होने का ये मामला इसरो तक जा पहुंचा। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। भगवान अयप्पा का सबरीमाला मंदिर भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। केरल के वेस्टर्न घाट्स की चोटी पर बसे इस मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। पौराणिक दस्तावेजों के आधार पर कहा जाता है कि इसका निर्माण 18वीं सदी से पहले तक हो चुका था। करीब 100 साल बाद से ही इस मंदिर की समय समय पर मरम्मत हुई। पहली बार 1900 के दशक में और फिर यह सिलसिला 1990 के दशक तक चलता रहा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 1999 में केरल के त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड यानी TDB, जो कि साउथ केरल के लगभग 1250 मंदिरों का प्रशासन करता है, उसने सबरीमाला मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े द्वारपालों की मरम्मत कराने का फैसला किया। उस समय यूबी ग्रुप के मालिक विजय माल्या ने मंदिर के लिए 30 किलो सोना दान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5 किलो सोना सिर्फ द्वारपाल मूर्तियों पर ही चढ़ाया गया और बाकी सोना मंदिर के दूसरे हिस्सों पर परत के तौर पर चढ़ा दिया गया था। अब इसके बाद 2019 में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। चेन्नई के रहने वाले उन्नी कृष्णन पोट्टी नाम के एक शख्स ने एक दिन TDB को एक लेटर लिखा। कहा कि मैं अपने खर्चे पर मंदिर की मूर्तियों और कीमती चीजों पर फिर से सोने की परत चढ़वाना चाहता हूं। TDB ने उसे इसकी इजाजत भी दे दी, लेकिन यहीं से असली गड़बड़ी शुरू हुई। दरअसल इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए उन्नी कृष्णन पोट्टी ने पैसे दिए, माने इसे स्पॉन्सर किया, लेकिन इस काम को करने की जिम्मेदारी सौंपी गई चेन्नई की स्मार्ट क्रिएशंस नाम की एक कंपनी को। यह कंपनी ज्वेलरी और दूसरे मटेरियल्स पर गोल्ड प्लेटिंग का काम करती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्नी कृष्णन और स्मार्ट क्रिएशन को जब मंदिर की मूर्तियों और दूसरे सामान सौंप दिए गए तो एक हैंडओवर रिपोर्ट भी तैयार की गई। इस रिपोर्ट में 1999 में पहले से मौजूद सोने की परत का कोई जिक्र ही नहीं था। बस इतना लिखा गया था कि यह तांबे की प्लेट से ढकी हुई थी। खैर, उन्नी कृष्णन ने सारे सामान लिए और फिर 39 दिन बाद वो मंदिर में सब कुछ लेकर आ गया, सब कुछ लौटा दिया। तब स्मार्ट क्रिएशन ने गारंटी दी थी कि ये कोटिंग 40 साल तक चलेगी, लेकिन 6 साल बाद ही इसकी प्लेटिंग्स खराब होने लगी। जब मंदिर का प्रशासन देखने वाली TDB ने इसे देखा तो बजाय उन्नी कृष्णन और स्मार्ट क्रिएशन से सवाल किए, उन्होंने दोबारा से ही इसकी कोटिंग की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। लॉ बीट की रिपोर्ट में SIT की जांच के आधार पर बताया गया कि 2019 में जब उन्नी कृष्णन और स्मार्ट क्रिएशन को मंदिर के सोने की परत वाली तांबे की प्लेट सौंपी गई, तब इनका वजन 42 किलो 800 ग्राम था। लेकिन जब ये प्लेट्स कोटिंग के बाद वापस आई तो इनका वजन 38 किलो 258 ग्राम हो गया। मतलब कि 4 किलो 541 ग्राम की कमी। अब वजन कम था, लेकिन फिर भी उसी कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दोबारा से सौंप दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार उन्नी कृष्णन ने TDB को सुझाव दिया कि पारंपरिक गोल्ड प्लेटिंग की जगह पर इस बार इलेक्ट्रो प्लेटिंग करा ली जाए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी एक मेटल की सतह पर दूसरे मेटल की पतली परत चढ़ाई जाती है। यहाँ तांबे की प्लेट पर सोने की परत लगाने की बात की गई। तर्क दिया गया कि इसमें ट्रेडिशनल मेथड से काफी कम सोना लगेगा। हालांकि शुरुआत में इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए मंदिर के कई प्रभारियों ने अपनी सहमति नहीं दी, वो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्नी कृष्णन के बार बार कहने पर वो आखिरकार तैयार हो गए। NDTV की रिपोर्ट बताती है कि जिन सोना चढ़ी तांबे की प्लेटों को हटाकर दोबारा प्लेटिंग के लिए भेजा गया, उनमें द्वारपाल मूर्तियों की प्लेटें, 2 खंभों की प्लेटें, श्री कोविल यानी गर्भगृह के दरवाजों की 7 प्लेटें शामिल रहीं और इन 7 प्लेटों में 2 प्लेटें जिन पर दशावतार उकेरे गए थे, 2 प्लेटें जिन पर राशि चिन्ह यानी कि ज़ोडिएक सिंबल्स थे, 2 प्लेटें दरवाजे के ऊपरी हिस्से में लगी थी और इसके साथ एक प्लेट प्रभा मंडलम पर लगी थी जिसमें शिव और व्याली की आकृतियां बनी थी। ये सब कुछ
शामिल रहा और ये सब कुछ उन्हें सौंपा गया। लेकिन इस बार 2019 के जैसे मामला शांत नहीं रहा। सबरीमाला स्पेशल कमीशन के कमिश्नर को जब पता चला कि एक बार फिर से मंदिर के सोने के सामान स्मार्ट क्रिएशन को सौंपे जा रहे हैं तो उन्होंने इसका विरोध किया। कोर्ट की कार्रवाई में यह भी पाया गया कि मंदिर बोर्ड ने अपने मैनुअल का उल्लंघन किया, जिसमें साफ लिखा है कि ऐसे मरम्मत के काम मंदिर परिसर में ही किए जाने चाहिए। इसके अलावा जब मंदिर की वस्तुएं चेन्नई भेजने के लिए पोट्टी को सौंपी गई, उस समय विजिलेंस अधिकारी भी मौजूद नहीं थे। इन तमाम सवालों के साथ सबरीमाला स्पेशल कमीशन के कमिश्नर ने सितंबर 2025 में एक रिपोर्ट तैयार की और उसे केरल हाई कोर्ट भेज दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने और पूरे मामले की जांच करने का आदेश दे दिया। एसआईटी ने अपनी जांच पूरी की और पहले ही तो ये पाया कि मंदिर के द्वारपालक की मूर्तियों और गर्भगृह के दरवाजों के फ्रेम से सोना गायब हुआ है। पहले ये 2 ही मामले दर्ज किए गए, लेकिन बाद में इसी एसआईटी ने यह भी कहा कि सोना चोरी होने का यह मामला केवल 1-2 सामान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मंदिर की और भी कई कलाकृतियों माने आर्टिफैक्ट से भी सोना गायब है। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में बने प्रभा मंडलम में लगे तांबे के प्लेटों से भी सोना गायब है। प्रभा मंडलम में शिव की मूर्ति और व्याली रूपम, जो कि एक पारंपरिक शिल्प आकृति होती है, वो शामिल है। एसआईटी की रिपोर्ट बताती है कि चेन्नई की इस फर्म में एक खास केमिकल का इस्तेमाल किया गया, जिससे सोने को तांबे की प्लेटों से अलग किया गया था। इसकी कुल मात्रा लगभग 4.5 किलो से भी ज्यादा आंकी गई। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी अब तक इस मामले में कुल 584 ग्राम सोना ही वापस से बरामद कर पाई है, जिसमें 110 ग्राम स्मार्ट क्रिएशंस, जो कि चेन्नई की कंपनी है, उसके पास से, और 474 ग्राम बेलारी के गोवर्धन रोडम ज्वेलर से बरामद किया। इसके साथ ही एसआईटी ने इसरो की विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी वीएसएससी से मदद मांगी ताकि पता चल सके कि इन प्लेटों पर वास्तविक प्लेटिंग में कितना सोना लगा था। फिलहाल इस मामले में एसआईटी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 आरोपियों की 1 दिन की कस्टडी भी मांगी गई, जिनमें उन्नी कृष्णन पोट्टी, जिन्होंने मंदिर की वस्तुओं पर सोना चढ़वाने यानी गोल्ड प्लेटिंग का खर्चा उठाने का वादा किया था, गोवर्धन रोडम यानी बलारी के वो जौहरी जिसके पास से 474 ग्राम सोना बरामद हुआ, पंकज भंडारी, चेन्नई की फर्म स्मार्ट क्रिएशन से जुड़े वो व्यक्ति जहां सोना आर्टिफैक्ट से अलग किया गया, इन सब का नाम शामिल रहा। एसआईटी का आरोप है कि प्लेटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बचा हुआ सोना आरोपियों ने साइफन ऑफ कर लिया, माने गैर कानूनी ढंग से अपने पास रख लिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट बताती है कि जिन 10 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, उनमें टीडीबी के 2 पूर्व अध्यक्ष भी शामिल हैं, जिनका संबंध सीपीआई-एम से रहा है। इसके अलावा पूरी धांधली का मुख्य आरोपी है उन्नी कृष्णन पोट्टी, जिसकी एक तस्वीर सोनिया गांधी के साथ दिखती है और उसके बाद इस पूरे मामले में सोनिया गांधी की एंट्री होती है और उनसे तार जोड़े जाते हैं, अलग अलग सवाल उठाए जाते हैं। पर क्यों? दरअसल इस घटना के बाद जब उन्नी कृष्णन पोट्टी सुर्खियों में आए तो उनकी ये वाली तस्वीर काफी वायरल हुई। इस तस्वीर में उन्नी कृष्णन पोट्टी सोनिया गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में कांग्रेस पार्टी के लोकल नेता अडूर प्रकाश भी दिखाई दिए। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सीपीआई-एम और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कई सवाल उठाए कि पोट्टी राष्ट्रीय नेताओं से कैसे मिला, क्या उसके इन नेताओं के साथ संबंध है या फिर दोनों किसी और तरह से जुड़े हुए हैं। विजयन के सवाल के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज किया गया कि एसआईटी अडूर प्रकाश का बयान दर्ज करेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या उनके और पोट्टी के बीच कोई संबंध है या फिर पोट्टी की उच्च स्तरीय नेताओं से मुलाकात में उनकी कोई भूमिका थी। बहरहाल अडूर प्रकाश का बयान भी मीडिया में अपने रिपोर्ट्स में दर्ज किया गया। वो कहते हैं कि अगर एसआईटी उन्हें बुलाती है तो वो जरूर जाएंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। खैर, एसआईटी की जांच अब भी जारी है और ये सिर्फ एक ही मंदिर का मामला है जो कि सिर्फ चंद सालों में सामने आया। जिन पर मैनेजमेंट का पूरा जिम्मा था वही लोग इसमें आरोपी बना दिए गए। तो आप सोचिए कि सिर्फ एक मंदिर की हालत है तो बाकी मंदिर में क्या कुछ हो रहा होगा। ये सब जांच के दायरे में आते हैं, सवाल तो खड़ा होता ही है। खैर, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबर का।